नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार स्पेशल सीरीज में अभी हम प्राचीन बिहार के इतिहास की बात कर रहे हैं और आज का जो वीडियो है वो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष पर है। तो आइए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और प्रमुख वंश के बारे में पहले जानते हैं। तो महाजनपद जो था, जो 16 महाजनपद थे उनमें से ही एक था मगध। तो महाजनपद जो है वो प्राचीन भारत, जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में स्थित 16 बड़े और शक्तिशाली राज्य वो प्रशासन की इकाइयां थी। महा का अर्थ होता है महान या बड़ा, और जनपद का अर्थ होता है लोगों के बसने का स्थान। तो बहुत सारे जनपद मिलकर महाजनपद बने। ठीक है, ये जनपद लोहे के विकास होने के बाद और शक्तिशाली हो गए और वो महाजनपद बने, जो राजतंत्र या गणतंत्र के रूप में शासित थे। आपको मैंने बताया है कि वैशाली गणतंत्र के रूप में था। ठीक है, 16 महाजनपदों, जो 600 से 400 ईस्वी पूर्व के बीच है, में मगध सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था। इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी और जरासंध सबसे प्रतापी राजा था बृहद्रथ वंश का। अंत में जब हम देखेंगे, जब मगध साम्राज्य अपने अंत में पहुंचेगा, तो अंतिम राजा धनानंद था, जिसको आप पढ़ोगे कि मौर्य वंश के चतुर्थ मौर्य ने चाणक्य की सहायता से हराया था। आगे बढ़ते हैं, अभी हम मगध के बारे में पढ़ते हैं, धीरे धीरे उसके वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो मगध जो साम्राज्य था वो इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण और समृद्ध कैसे बना, इसके कारण जानते हैं। तो मगध के उदय के कारण क्या थे, भौगोलिक स्थिति के बारे में पहले जानते हैं। जो राजगिरी है, जो यहाँ की राजधानी थी राजगिरी, जिसे गिरिब्रज भी कहते थे, वो 5 पहाड़ियों से घिरा था। और उसके बाद जो राजधानी बनी पाटलिपुत्र, जो उदयन ने बनाया, वो जल दुर्ग, मतलब जल के द्वारा दुर्ग बना था, गंगा, सोन और गंडक के संगम पे था, जो कि अभेद्य थे। इसका मतलब ये हुआ कि 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण ना तो राजगीर पर बाहर से कोई आक्रमण करना आसान था, ना ही गंगा, सोन, गंडक के संगम पे होने की वजह से बाहर से कोई आक्रमण कर सकता था। इसलिए मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी वो इतनी सुदृढ़ थी कि वो एक शक्तिशाली महाजन पद के रूप में उभर के सामने आया और समृद्ध हुआ। संसाधन की बात करें तो मगध साम्राज्य में लोहे की प्रचुर भंडार थे। इससे क्या हुआ, वो उन्नत हथियार बनाने में सफल हुए और खेती के लिए भी उपकरण बने। इसलिए लोहे के प्रचुर भंडार से एक तो हथियार अच्छा बन गया और खेतों में जो हल, खुरपी वगैरह बनता है वो ज़्यादा अच्छे से बना, तो कृषि भी ज़्यादा हुई अच्छे तरीके से। तो ये संसाधन के मामले में भी उन्नत थे, इसलिए शक्तिशाली बना। सेना की बात करें तो हाथियों का पहली बार बड़े पैमाने पर उपयोग जो है वो मगध साम्राज्य में ही हुआ था, इसलिए भी वो शक्तिशाली बना। हाथी जब आते थे युद्ध में तो वो घोड़े को कुचल देते थे, घोड़े को, जान आदमियों को या किसी भी अन्य पशुओं को जिस पर लड़ाई करने के लिए कोई आ जाए उसे वो कुचल देते थे। तो हाथियों का सबसे पहला जो प्रयोग किया गया वो बड़े पैमाने पे वो मगध के राजाओं ने किया, इसलिए भी वो शक्तिशाली बने। और इसमें बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासक थे। अब देखो, भौगोलिक स्थिति अच्छी है किसी राज्य की, और संसाधन भी है और सेना भी है, लेकिन शासक महत्वाकांक्षी अगर ना हो तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके शासक जो थे ना, बिंबिसार जो हर्यक वंश का था, अजात शत्रु हर्यक वंश का था, महापद्म नंद, घनानंद नंद वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का था, ये जो शासक हुए ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हुए। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, इसलिए मगध का जो उदय हुआ, इसके जो मेन कारण थे, उसके वजह से महत्वाकांक्षी शासकों को इसका फायदा मिला और वो आगे बढ़े और पूरे, लगभग पूरे भारत पे कब्जा किया बाद में जाके। अब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और उसके प्रमुख वंश की बात करते हैं। मुख्य रूप से मगध साम्राज्य में 4 वंश आए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इसके कालक्रम को आप सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हर्यक वंश आता है, उससे भी पहले एक वृद्धरथ वंश आता है, जो मैंने आपको आगे बताया है कि वृद्धरथ ने स्थापना की थी, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं रखनी है, वो एग्जाम में शायद ही पूछे जाते हैं। आपको हर्यक से जानकारी रखनी है। तो हर्यक आया, फिर शिशुनाग आया, फिर नंद आया, फिर मौर्य आया। तो हर्यक वंश जो था उसका संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश लगभग 544 से 412 ईसा पूर्व के बीच में था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार ने इसकी नींव रखी और उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आगे आप पढ़ोगे, उसने 3 अलग अलग विवाह किए और इस तरह से अपने विवाह से भी अपने आप को मजबूत किया, वंश को और साम्राज्य को, और आगे लड़ाइयां भी लड़ी तो विजयों से भी मजबूत किया। तो बिंबिसार ने नींव रखी हर्यक वंश की और वैवाहिक संबंधों तथा विजयों से इसे मजबूत किया।
बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, इसने अपने पिता की हत्या कर दी और सत्ता हासिल कर ली और वैशाली तथा काशी को मिलाया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी है जो मैं आगे आपको सुनाऊंगा आगे आने वाले वीडियोज में। तो ये जो बिंबिसार है उसका पुत्र अजातशत्रु था, अजातशत्रु का पुत्र जो था वो उदयन था। इस वंश को जो है ना, हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोलते थे। हर राजा अपने पिता को मार के ही राजा बनता था। तो इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम शिशुनाग वंश की तरफ चलते हैं। तो शिशुनाग वंश जो है वो लगभग 412 से 344 ईसा पूर्व के बीच में था। शिशुनाग ने ही अवंती को जीतकर मगध का विस्तार किया। ये अवंती फिर से वही उज्जैन वाला इलाका है जहाँ महाकालेश्वर मंदिर है आज के समय में। तो शिशुनाग वंश का जो राजा था, प्रतापी राजा, वो शिशुनाग था और उसने अवंती को जीतकर मगध का विस्तार किया, मगध को उज्जैन तक लेके चला गया। कालाशोक के समय में पाटलिपुत्र राजधानी बनी। शिशुनाग वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो कालाशोक था, जिसके समय में शिशुनाग वंश जो है उसकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र बन गई थी, जो कि पहले मगध के हर्यकों की राजधानी थी। ठीक है, अब आगे आता है नंद वंश। ठीक है, नंद वंश जो है उसका संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का कार्यकाल जो है वो लगभग 344 से 321 ईसा पूर्व के बीच में था और इस महापद्मनंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और घनानंद के समय में जो अंतिम राजा था नंद वंश का, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। एक प्रश्न आता है, हालांकि अब वो प्रश्न नहीं पूछ सकता है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप समझिए कि ऐसा पूछा जाता था पहले कि सिकंदर किसका समकालीन था। तो वहां पे ऑप्शन में धनानंद होता था, नंद वंश का, तो धनानंद की बात होती है। और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे सिकंदर के भारत से उसके सेना के लौटने का मुख्य कारण धनानंद भी था, कैसे उसके शक्तिशाली सेना से सिकंदर की सेना डर गई थी। चलो ये आगे चर्चा करेंगे हम, अभी नहीं। तो अभी हमने हर्यक वंश देखा, शिशुनाग वंश देखा और नंद वंश देखा। अब आया है मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश। अब मौर्य वंश जो है वो 321 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व के बीच का काल है। इसमें क्या होता है कि चाणक्य, जो कौटिल्य, जो विष्णुगुप्त कहलाते थे, उनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद, जो कि नंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था और अंतिम राजा था, उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की, जो कि मगध का चरमोत्कर्ष था। मौर्य वंश साम्राज्य के समय में ही, अभी चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ोगे आप, उसके आगे अशोक पढ़ोगे, उसके आगे आप उसके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप बिंदुसार पढ़ोगे, उसके आगे अशोक पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि किस तरह से मौर्य वंश को और मगध को चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया था मौर्य साम्राज्य ने। तो इस तरह से हमने जो मगध के उदय के कारण को पढ़ा और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रमुख राजवंश को पढ़े। आगे आने वाले वीडियो में हम इन्हीं वंशों को विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इन सारे वंशों को देने से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप जो भी मैंने तथ्य दिया है उसको अच्छे से पढ़िए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा और ये जितने भी वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ, आप यकीन मानिए आपकी बीपीएससी के प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स के लिए बिहार स्पेशल से कहीं से भी प्रश्न आएगा, आपका कहीं से नहीं प्रश्न छूटने वाला है। सारे प्रश्न का उत्तर आप लिख पाओगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए धन्यवाद। और उस वीडियो में हम जो ये वंश है ना, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।